Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So welcome back to our channel and guys, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आपके मॉडल पेपर 3 का पार्ट 1 और आज की हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका मॉडल पेपर 3 का पार्ट 2। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होने वाली है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने मॉडल पेपर 3 का जब पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कवर कर लिए थे और आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि 21 से हम स्टार्ट करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट किए बिना अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको यूनिट वाइज जो है वो प्रिपरेशन करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट PYQs को देखना है, अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो आपके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हमने अपने चैनल पर आपके टारगेट दिसंबर 2022 में यूनिट 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 इनके PYQs को कवर किया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करते चलेंगे कि हमने किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो अपने प्रीवियस पार्ट में किए थे। यहाँ पर रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं और आपको लगता है कि हमने एक बारी वीडियो देख लिया तो अब अगर हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हम ईजिली आंसर कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तो ह्यूमन एरर है, सभी के साथ ऐसा होता है कि आपका जो भी कुछ आपने पढ़ा है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो वो आपके अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और फिर वो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर तो बिल्कुल याद नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ स्क्रॉल करके शो कर दे रही हूँ और आप एक बारी जब इनको देखेंगे और इनके आंसर को खुद से देखेंगे तो ये क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा और आपके माइंड में जो है वो परमानेंटली जो है वो फिक्स हो जाएगा। सो हम अपना आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश वाले कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज अगर ये कंप्लीट हो जाता है मॉडल पेपर तो मॉडल पेपर 3 आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर द कैंडिडेट्स जो कि इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। क्लियर? तो ऐसा इंग्लिश वाले बिल्कुल ना सोचें कि मैम ने हमारे साथ पार्शियलिटी कर दिया, हिंदी में करा दिया और हमको कुछ समझ नहीं आया। तो इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, बट जस्ट वेट फॉर सम टाइम। क्लियर? ओके, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सेट शिक्षण और सीखने की प्रकृति और उद्देश्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा आज का सेशन। ठीक है, मैं वही सेम चीज़ फिर से वो सेम पैटर्न नहीं अपनाऊंगी कि क्वेश्चन रीड करूंगी, ऑप्शंस रीड करूंगी और आपको आंसर जो है मैं यहाँ पर बताती चलूंगी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं और आपसे पूछा है कि अगर बात की जाए शिक्षण की और सीखने की प्रकृति की तो उसके उद्देश्य का जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा वो इनमें कौन करेगा? तो शिक्षण बेचने जैसा है और सीखने खरीदने जैसा है, बेचना खरीदना है। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जबकि सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है, तो ऐसा नहीं है भैया। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है ये नहीं है। हम इंडिविजुअली नहीं सीखते हैं, हमको हम किसी से इंटरेक्ट करके भी सीखते हैं, हम ग्रुप्स में भी सीखते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम व्यक्तिगत तरीके से जो है वो सीखते हैं। दूसरा, शिक्षण का तात्पर्य सीखना है जबकि सीखने का अर्थ शिक्षण नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भैया। शिक्षण का तात्पर्य सीखना है, हम कह सकते हैं हाँ आप कुछ नया सीखते हो तो आप कहते हो कि शिक्षण है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने अगर सीख लिया तो सीखना जो है वो शिक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षण ज्ञान का एक प्रकार शिक्षक ज्ञान
ज्ञान का एक प्रकार का वितरण है, जबकि सीखना इसे प्राप्त करने जैसा है। तो ये भी नहीं है कि सीखना आपको शिक्षण प्राप्त करना है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ। लेकिन आप इसको खरीदना बेचना इस तरह से समझ सकते हैं कि जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, अपनी शिक्षा को बेच रहा है, क्योंकि भैया वो आपसे क्या ले रहा है, फीस ले रहा है। ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो शिक्षण, जो टीचिंग आपको दी जा रही है वो क्या करा जा रहा है, मतलब आपको बेचा जा रहा है, क्योंकि आप उसके बदले में पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, और सीखना जो है वो खरीदने जैसा है, मतलब आप जब टीचर से पढ़ने जाते हो तो आप उसको फीस देते हो, तो आप उससे क्या कर रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, तो खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर तो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने इन्हीं 4 स्टेटमेंट में से आपको आंसर बता दिया, लेकिन हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें ई स्टेटमेंट भी देखना है कि शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिकोणीय है, जबकि सीखना एक विशेष क्षेत्र में बहुत सक्रिय जुड़ाव है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट्स हमें गलत लग रही थी वो सही हो जाएंगी। ठीक है, अब हम कोड के हिसाब से चलेंगे। तो शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिकोणीय है, जबकि सीखना, तो बिल्कुल शिक्षक की अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये त्रिध्रुवीय है। और ये किसने बताया था, ये आपको बताया था जॉन डेवी ने बताया था कि यहाँ पर आपको इसके 3 मतलब ट्रायंगल बताए थे कि इसके 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, जिसमें आपका क्या आ जाता है, इसमें आपका टीचर आ जाता है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। यहाँ स्टूडेंट आता है और आपका क्या आता है, करिकुलम आता है, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, सिलेबस, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा आपका बी, सी और ई के साथ। ये वाली बात सही हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर ये डी वाले गलत रहेगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड इट इज, नीचे दी गई सूची में उन शिक्षार्थियों की विशेषताओं की पहचान करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेंगी। अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड का आपको चयन करना है, यानी कि फिर से आपको यहाँ पर कोड देखने को मिलेगा। तो इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और कोड में से आंसर करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षार्थियों की विशेषताओं की पहचान आपको करनी है जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेंगी। अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड का चयन करें। शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, शिक्षार्थी का पारिवारिक वंश, शिक्षार्थी की योग्यता, शिक्षार्थी के विकास की अवस्था, शिक्षार्थी के भोजन की आदत और शौक, और शिक्षार्थी की धार्मिक संबद्धता। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किन स्टेटमेंट्स के साथ जाएगा, तो वो जाएगा आपका, देखिए इनमें से जो आपने स्टेटमेंट्स देखी, एक तो इसमें आपका शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और आप सभी को पता है कि जब क्लास में आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी प्रायर नॉलेज क्या है, पहले आपको वो चेक करना है। ठीक है, पूर्व ज्ञान उसका जानना है। फिर दूसरा आ जाता है यहाँ पर शिक्षार्थी का पारिवारिक वंश से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शिक्षार्थी की योग्यता, बिल्कुल शिक्षार्थी की योग्यता क्या है, वो मतलब किस उसकी क्षमता क्या है सीखने की। ठीक है, कोई बच्चा है वो 1 दिन में सीख सकता है, कोई बच्चा है जिसको 2 दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो आप उसकी योग्यता देखेंगे। फिर आपको क्या देखना है, शिक्षार्थी के विकास की जो है वो अवस्था कैसी है। ठीक है, तो ये 3 और स्टेटमेंट सही जाएंगी। शिक्षार्थी के भोजन की आदत और शौक से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और ना ही हमें उसके धार्मिक संबद्धता से कोई मतलब है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या कोई भी है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, सी और डी। यहाँ पे 5 कर दिया है, बट ये आपका 4 होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। थीसिस लेखन प्रारूप को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का हिस्सा होगा? सामग्री की तालिका, अध्ययन के निष्कर्ष, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, तालिकाओं और आंकड़ों की सूची। यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में एक महत्वपूर्ण व्यवहार है? संरचना है, निर्देशात्मक किस्म है, प्रश्न करना है, छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग करना है। यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज निर्देशात्मक किस्म। क्लियर?
निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? इनमें से कौन सा शोध जो है वो मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान। और हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्शन रिसर्च। एक शोधकर्ता दुष्यता प्रवणता वाले बच्चों पर भोजन करने की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इसके लिए शोध की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? प्रायोगिक, कार्योत्तर, सर्वेक्षण या फिर केस स्टडी। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कार्योत्तर विधि। निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता के मुद्दे के प्रति संवेदनशील है? दोषपूर्ण अनुसंधान, नमूना लेने की तकनीक का विकल्प, शोध के निष्कर्षों की रिपोर्टिंग या फिर सांख्यिकीय तकनीकों का गलत अनुप्रयोग। और यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा शोध के निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। योगात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक व्यवहार में स्पष्ट उनकी स्वस्थ जीवन शैली के संदर्भ में अपने छात्रों के प्रदर्शन की व्याख्या कर रहा है। इसे कहा जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन, सामान्य संदर्भित परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण या फिर औपचारिक परीक्षण। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मानदंड संदर्भित परीक्षण। निम्नलिखित में से किस अवस्था में विचारों और मुद्दों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम संभव हो सकता है? कार्यशाला मोड, सम्मेलन, संगोष्ठी और शोध लेख। एंड द करेक्ट आंसर इज सम्मेलन। अब देखिए यहाँ पर ए जो है ये असर्शन है, ठीक है। हिंदी में दावा बोला है, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? असर्शन कहा जाता है। कितना भी हिंदी लविंग क्यों ना हो आप, ऐसे वर्ड्स को देख के थोड़ा घबरा ही जाते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश ही जो है वो अच्छी लगती है या फिर याद आती है। तो असर्शन में बोला है कि सभी शिक्षण का तात्पर्य सीखना है, और आपका रीज़न कारण में बोला है कि उपयोगी होने के लिए सीखना शिक्षण में प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विथ ऑप्शन नंबर 2। ए सच है लेकिन आर जो है वो यहाँ पर गलत है। प्राकृतिक खतरों की घटना प्रभावित होती है। प्राकृतिक खतरों की जो घटना है वो किस किस से प्रभावित होगी? यहाँ पर देखेंगे, भूमि उपयोग में अगर परिवर्तन करते हैं तब, जल निकासी और निर्माण, ओजोन की कमी या फिर जलवायु परिवर्तन। तो बिल्कुल कहाँ कहाँ भूमि उपयोग में अगर आप परिवर्तन कर देते हैं, अगर आपके भूमि उपयोग जो आप कर रहे हैं उसका अगर आप उनमें परिवर्तन करेंगे तो आपको प्राकृतिक खतरों की जो है वो संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, जल निकासी, बिल्कुल पानी निकलेगा और उससे जल जो है अगर इकट्ठा होगा तो जो आसपास की जो भी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह होंगी उनको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा। तो प्राकृतिक घटना वहाँ से भी आएंगी कि मतलब अगर भूकंप वगैरह आता है तो जो बिल्डिंग्स हैं वो उनका खसने का डर रहेगा। बाकी और आपका ये जो लास्ट है दैट इज़ जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल जलवायु परिवर्तन होने से ही आपका जो है सारी प्राकृतिक घटनाएं जो है वो घटित होती हैं। आपको यहाँ पर हमने स्टेटमेंट बता दिया कौन कौन सी ठीक थी, ए, बी और डी थी, और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेब पेज एड्रेस का क्या नाम है? तो वेब पेज एड्रेस का क्या नाम है? इसको निर्देशिका कहेंगे, प्रोटोकॉल कहेंगे, यूआरएल कहेंगे, डोमेन कहेंगे। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज यूआरएल। बात करें यूआरएल की तो ये क्या है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय के लिए विजिटर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है? फरवरी 2017 में भारत में विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU। ये क्वेश्चन आपको अगर आपने हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट 10 पढ़ी होगी तो वहाँ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस कॉलेज को देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 के अनुसार स्थान दिया गया है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, महाराजा कॉलेज मैसूर या मिरांडा हाउस। तो बिल्कुल कौन सा है ऑप्शन आपका? मिरांडा हाउस दिल्ली।
निम्नलिखित में से कौन से भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य हैं? पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता और उत्कृष्टता और प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा और अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। तो यहाँ पर क्या है आपके? तो बिल्कुल सभी हैं। पहुंच भी होनी चाहिए उच्च शिक्षा में आपकी, ठीक है, रीच होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है, समता, और गुणवत्ता होनी चाहिए, उत्कृष्टता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए, और मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा भी होनी चाहिए। तो यहाँ आपका जो नहीं, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा उच्च भी नहीं आती है, तो खुद पता है आपको कितने वर्ष के लिए है। तो ये तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। तो ये उच्च शिक्षा में तो बच्चा 14 साल का नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं है बस, ठीक है, बाकी सब है ABCD एंड E। तो ABCD और E। ऊर्जा के निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल सबसे अधिक है? अगर हम बात करें ऊर्जा के ईंधनों का, तो यहाँ आपको देखिए बायोगैस दिया है, CNG दिया है, हाइड्रोजन दिया है, इथेनॉल दिया है, और आपसे पूछा है कि पर्यावरण के अनुकूल इनमें से कौन है? तो पर्यावरण के अनुकूल कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन तो बता दिया। अब आप मुझे बताइए CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे इजी हो या टफ हो। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नहीं होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ, इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार शब्द के दायरे में आता है? भ्रष्टाचार में देखिए कौन आएगा? आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग, नियमों, कानूनों और मानदंडों से विचलन, गैर कार्रवाई जब कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जनता की भलाई के लिए नुकसान। आपको यहाँ पर कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, A और B, केवल A, B और D, A, B, C और D, और केवल A। और हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा इट गोज विद A, ठीक है, B, गैर कार्रवाई जब कार्रवाई की आवश्यकता हो, C, और जनता की भलाई के लिए नुकसान, D। ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। निम्नलिखित में से किसे संसद के प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। एक राज्य के राज्यपाल को संसद के प्रस्ताव के बिना सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को, नियंत्रक और लेखा परीक्षक जनरल को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इनमें आपसे बोला है कि बिना संसद के जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटा दिया जा सकता है। तो इनमें से ऐसा कौन है? तो ये हैं आपके नियंत्रक और लेखा परीक्षक जनरल। नेक्स्ट, अभिकथन। शहरी क्षेत्रों में शीतकाल में स्मॉग प्रकरण प्रायः होते हैं, और रीजन में बोला है कि सर्दियों में लोगों द्वारा गर्म करने या खुद को गर्म रखने के लिए बहुत से बायोमास को जला दिया जाता है। तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही होगा? तो देखिए दोनों ही बातें सही हैं, ऐसा होता तो है, लेकिन जो बोला है कि जला दिया जाता है बायोमास, और पहले वाले में जो बोला है तो उसको रीज़न जो है वो ए का जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अरब वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है? अब अरब वर्णों का जो है वो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? यहाँ पर मेगाबाइट्स करेंगे, किलोबाइट्स करेंगे, गीगाबाइट्स करेंगे या टेराबाइट्स करेंगे? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गीगाबाइट्स। तो आप खुद देख लीजिए, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आपको ये MB, TB, GB, ठीक है, इनसे आपको KB, इनसे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर 1 में,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन रोग का प्रमुख कारण है? नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती हैं, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की वजह से होती हैं, या फिर निलंबित महीन कण की वजह से होती हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4, निलंबित महीन कण। निम्नलिखित में से किस डोमेन का उपयोग लाभ व्यवसायों के लिए किया जाता है? जाल का, एडू का, कॉम का, संगठन का? तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर, क्या क्वेश्चन में बोला है कि डोमेन का उपयोग, तो डोमेन का उपयोग आप किसके लिए करते हैं? कॉम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डेटा संग्रहण पदानुक्रम में निम्न शामिल है: बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें और डेटाबेस। बिट्स, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल और डेटाबेस। बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, फाइलें, रिकॉर्ड और डेटाबेस। बाइट्स, बिट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स और डेटाबेस। And the correct answer for this question is goes with option number A, that is bits, bytes, field, records, file and database. कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे खुद आपसे यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी है: यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस, या फिर अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक, एंड इट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। पैसेज को अब आपको ध्यान से पढ़ना है और 46 से 50 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देने हैं। तो मैं पैसेज पहले रीड ही कर लेती हूँ। वैसे आपको बस वही करना है कि क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर पैसेज रीड करना है और फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मैं सिर्फ पैसेज रीड करके क्वेश्चन के आंसर आपको बताती चलूँगी। पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्राकृतिक संसाधनों और भौतिक बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ जलवायु परिवर्तन को सतत विकास के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक माना जाता है। वैश्विक जलवायु स्वाभाविक रूप से बदलती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पहले ही देखे जा चुके हैं और वैज्ञानिक निष्कर्ष बताते हैं कि एहतियाती और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के प्रति वेद्यता केवल भूगोल या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता का कार्य नहीं है। इसमें सोशल, IV, हेल्थ, आर्थिक और राजनीतिक आयाम जो प्रभावित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन विभिन्न समूह को कैसे प्रभावित करता है। गरीब लोगों के पास प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, सुपर साइक्लोन आदि के कारण संपत्ति के नुकसान को कवर करने के लिए शायद ही कभी बीमा होता है, और गरीब समुदाय पहले से ही गरीब और जलवायु परिवर्तनशीलता की मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष जो है वो करता रहा है, और जलवायु परिवर्तन कई लोगों को उनकी क्षमता से परे जो है वो धकेल सकता है। तो सामना करना या जीवित रहना, अब ये तो उनके पास ऑप्शन रह जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि इन समुदायों को प्रकृति की बदलती गतिकी के अनुकूल बनाने में मदद की जाए। अनुकूल एक ऐसी प्रक्रिया है, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, जिसके द्वारा समाज अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिए खुद को बेहतर ढंग से क्या करता है, सक्षम बनाता है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए उपयुक्त समायोजन और परिवर्तन करके जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने या सकारात्मक लोगों का फायदा उठाने के लिए सही उपाय करने की आवश्यकता होती है। मैसूखे की मार, अन्य रणनीतियों में चरम घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, बेहतर जल प्रबंधन, बेहतर जोखिम प्रबंधन, विभिन्न बीमा विकल्प और जैव विविधता संरक्षण शामिल है। वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण जिस गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण ये अत्यावश्यक है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति विकासशील देशों की सुविधेयता को कम किया जाए और अनुकूलन करने की उनकी क्षमता में वृद्धि की जाए और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को लागू किया जाए। जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन किया जाए। समुदाय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक हर स्तर पर समायोजन और परिवर्तन जो है वो आवश्यक है, और समुदायों को अपना लचीलापन बनाना चाहिए, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग करते हुए उपयुक्त तकनीकों को अपनाना और वर्तमान और भविष्य के जलवायु तनाव से निपटने के लिए अपनी आजीविका में विविधता लाना जो है वो शामिल है। सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के साथ तालमेल में स्थानीय मुकाबला रणनीतियों और ज्ञान का उपयोग करने की जो है वो आवश्यकता है। अनुकूलन हस्तक्षेप की आवश्यकता राष्ट्रीय परिस्थितियों
गतिविधियों पर निर्भर करती है। जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए स्थानीय समुदाय के भीतर ज्ञान और अनुभव का एक बड़ा समूह है। स्थानीय समुदाय ने हमेशा अपने जलवायु में बदलाव के अनुकूल होने का लक्ष्य रखा है। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने संसाधनों और पिछले मौसम के पैटर्न के अनुभव के माध्यम से संचित ज्ञान के आधार पर तैयारी की है। इसमें टी शामिल है। स्थानीय समुदाय ने हमेशा अपनी जलवायु में बदलाव के अनुकूल होने का लक्ष्य रखा है। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने संसाधनों और पिछले मौसम के पैटर्न के अनुभव के माध्यम से संचित ज्ञान के आधार पर तैयारी की है। बहुत बड़ा हो गया। इसमें टी ये फिर से वही हो गया आपका, जब उन्हें बाढ़, सूखा और तूफान जैसी चरम घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने और उनसे उबरने के लिए मजबूर किया जाता है। अनुकूलन के लिए योजना बनाने में स्थानीय मुकाबला रणनीति एक महत्वपूर्ण तत्व है। जलवायु परिवर्तन समुदाय को जलवायु चरम सीमाओं के साथ साथ नई जलवायु स्थिति और चरम सीमाओं का अनुभव करने के लिए अग्रणी बना रहा है। पारंपरिक ज्ञान ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को महसूस करने वाले समुदायों में जलवायु परिवर्तन के लिए सलाह देने और अनुकूलन को सक्षम करने की कुशल, उचित और समय परीक्षण तरीके प्रदान करने में मदद कर सकता है। थैंक गॉड पैसेज खत्म हुआ। क्वेश्चन पे आएंगे, तो थका दिया। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों को तत्काल आवश्यकता है किसकी? तो यहाँ उनको आवश्यकता है अपने स्तर पर प्राकृतिक अनुकूलन नीति का जो है वो अगर वो क्रियान्वयन करते हैं तो। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के प्रति गरीब लोगों की सुविधेयता के कारक नीचे दिए गए हैं, उनमें सही का आपको जो है वो चयन करना है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा भौगोलिक विशेषताएं, ये भी ठीक है। फिर है आपका वित्तीय संसाधनों की कमी, बिल्कुल उनके पास फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं होती। और पारंपरिक ज्ञान की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आपका ए, बी, सी और सही हो जाएगा। और ये आपको देखने को मिलेगा आपके ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया के रूप में अनुकूलन समाजों को सामना करने में सक्षम बनाता है। एक अनिश्चित भविष्य, बिल्कुल। इस समायोजन और परिवर्तन, यस। जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव, यस। जलवायु परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए, बी, सी एंड डी। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये हमें देखने को मिला ऑप्शन नंबर लास्ट में। परिच्छेद का मुख्य फोकस जो है वो किस पर है? तो ये जो आपका पैसेज था इसका जो मुख्य फोकस है वो आपके जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन पर है। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे सेशन का, पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच जो है वो तालमेल। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा से पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। पसंद आए तो लाइक करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।